इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया, तो आप देखिए जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आया 2022, तो एक और परिवर्तन है। इस समय भारत के सभी प्रमुख पदों पर विद्यमान लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और चाहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। तो यह भी एक काल चक्र के एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है कि अब भारत एक लंबी छलांग मारने के लिए आगे तैयार है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम ये अगले 25 वर्ष में प्राप्त कैसे करेंगे। तो देखिए, इन 25 वर्षों में जो हमें आगे बढ़ना था, जैसा अभी पुष्यमित्र जी चर्चा कर रहे थे कि सुदर्शन जी ने कहा था कि भारत एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है, और उन्होंने कहा था वो 175 वर्ष का है, और वो ये कहा था श्री अरविंदो ने, और श्री अरविंद का भी 15 अगस्त 2022 150 वर्ष पूरे हुए थे। श्री अरविंदो ने कहा था भारत एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है जो 175 वर्ष का है, जिसका प्रारंभ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से हुआ। उनका जन्म 1836 में हुआ था, 175 साल 2011 में पूरे होते हैं। उन्होंने कहा था उसके बाद भारत का स्वर्णिम भविष्य दिखने लगेगा। अब कोई संदेह है कि 2011 के बाद क्या दिखना शुरू हुआ था? तो जो 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में किस विचार की होगी, यह संकेत भी 2011 के बाद यानी 2012 ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो गया था। तो जो महापुरुषों के वचन हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, हमें यह समझना चाहिए। इसीलिए देखिए, जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो स्वतंत्रता की सार्थकता कहां से होनी थी? आज हम स्वतंत्र हैं, राज्य हमारा है, हमारे तंत्र में स्वतत्व कितना है? यह वही स्वतत्व है जिसके लिए लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य कहा था। महात्मा गांधी ने 1909 में पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। यह स्वराज है क्या? तो उन्होंने यह कहा, स्वराज की पहली शर्त क्या, जब तक स्वतंत्रता की सार्थकता का आभास हर गरीब व्यक्ति के हाथ में न पहुंचे, तो कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला वक्तव्य दिया, तो क्या कहा? जन धन योजना। ये कैसे संभव था कि भारत महान भारत बनेगा, आधे से ज्यादा लोग 60% लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, वो अर्थव्यवस्था के हिस्से ही नहीं होंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? स्वच्छ भारत अभियान। फिर उन्होंने क्या कहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा ये स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब जानते हैं क्या था? मतलब यह था, जो परिवर्तन हुआ था 2014 में, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था, वो विचार और मानसिकता को बदलने के लिए हुआ था। इसीलिए आपने देखा कि 2014 के बाद जब उन्होंने स्वच्छता की बात कही, पहली बात, ये तीनों विषय किससे संबंधित थे? ये किसी बड़े उद्योगपति या संपन्न वर्ग के लिए था ना, तीनों गरीब के लिए थे। जन धन योजना यानी अकाउंट गरीब के लिए था। स्वच्छता का सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ता था तो गरीब पे पड़ता था, और बेटी बचाओ का जो भी समस्या थी वो निर्धन वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग तक थी। तो आप देखिए परिवर्तन इतना आया कि 2014 से पहले जितनी आसानी से किसी के हाथ में कोई रैपर हो, कोई गुटखे का टुकड़ा हो, कुछ हो, बड़ी आसानी से लोग सड़क पे फेंक दिया करते थे। अब 8 साल में हमने देखा कि हमारे विचार में, सोच में बदलाव आया। अब कोई ऐसे नहीं फेंकता, हम देखते हैं कि कहाँ पर जाके कूड़ादान है वहाँ डालते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा गया तो कितना बड़ा परिवर्तन आया कि जो लिंग अनुपात था नवजात शिशुओं का, उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। और वह राज्य जो हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य जहां सबसे खराब स्थिति थी, वहां स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई। एक सोच में परिवर्तन आया। 46 करोड़ लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े, जो विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था। अगली जरूरत क्या होती है गरीब की? बीमारी। घबराता है कि अगर कभी बीमारी आ गई तो हजारों रुपए का खर्चा कहां से आएगा, तो आयुष्मान भारत योजना आई। अगली जरूरत क्या होती है? शिक्षा। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान आया। फिर सोच में बदलाव आया। पहले की सरकारें सोचती थी इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है। हमने कहा जी सबको देना है। इसलिए हर गांव में बिजली, हर घर में नल का प्रक्रम चल रहा है, हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, धारणा यदि प्रचलित यह भी हो कि कोई हमें वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके बावजूद हमने दिया
जिन वर्गों के बारे में धारणा थी कि वो हमें वोट नहीं देते, उनके भी 70% लोगों को सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला। ये हमारी ईमानदारी, राष्ट्र के विकास के प्रति हमारी निष्ठा का प्रमाण था। अब जब आप प्राथमिक सुविधाएं दे लेते हैं तब आगे बढ़ना चाहिए। आज के युग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अगली रिक्वायरमेंट क्या है? सड़क, बिजली। देखिए, 3 प्रकार के काम होते हैं जो हमारी सरकार ने किए। एक काम वो जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किए। बिजली है, सड़क है, पानी है, हमने भी बनाया, पिछली सरकारें भी बना रही थी। हमने उनसे ज़्यादा अच्छा बनाया, उनसे ज़्यादा गति से बनाया, उनसे ज़्यादा परिमाण में बनाया, बगैर किसी आरोप और घोटाले के बनाया, पूर्ण पारदर्शिता से बनाया। दूसरी कैटेगरी के वो काम होते हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा मगर करने की हिम्मत नहीं कर पाई, जैसे जीएसटी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो पिछली सरकारों के कल्पना में ही नहीं आए होंगे, हमने वह भी करके दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में सोचा? जब हम लोगों की विचारधारा के हाथ में पूर्ण सत्ता आती है तो देखिए सोचते कैसे हैं। दीनदयाल जी का अंत्योदय साकार किया, सबको देके। चाहें अगर आप याद करिए उज्ज्वला योजना में उन सारी महिलाओं को जिनके के लिए धुएं के से निकलने वाले आंसू नियति बन गए थे, उनको उनसे मुक्ति दिलाई। और यह भी महत्वपूर्ण बात देखिए, 2014 में एक और परिवर्तन आया। इससे पहले लोग सरकारों से अपेक्षा करते थे हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ शायद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा जो सक्षम है, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। यह तब होता है जब नेतृत्व की नीयत पर विश्वास होता है। तो देखिए, पहला चरण यह था कि किस ढंग से पहले सबसे गरीब वर्ग को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद अगला चरण देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इसलिए इस कैटेगरी में वो काम आए, जैसे मैंने बोला जीएसटी। पिछली सरकार ने भी तो कोशिश की थी, नहीं हो पाए। पूरे देश को एक टैक्स लॉ के अंतर्गत लाना ताकि बिजनेस को ग्रो करने का एक बड़ा अवसर मिल सके। उसके बाद ये सारी चीजें बेमानी हैं यदि आप सुरक्षा देश की मजबूत ना कर सकें। अब हमने आपको बताया जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुत से पिछली सरकारों ने क्लेम किया जी हमने भी कहा था, हमने भी किया था, तो क्यों नहीं हो पाया? और यह बात मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, 2010 में भारत आए थे, उस यात्रा का वृत्तांत देते हुए उन्होंने लिखा कि 26/11 के हमले के बाद उस समय की सरकार ने, जबकि सेना तैयार थी पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करने के लिए, उस समय की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उस सरकार को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ न मिल जाए। ये आपकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाए। ये मानते हैं कि पर यहां एक विचित्र कॉन्फ्लिक्ट था। पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं देखा होगा कि पड़ोसी के मुकाबले हम बड़े भी थे, हम ताकतवर भी थे, पर हम पिछले 65-66 सालों से, अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ दें तो हम दुनिया में कहते थे कि वो हमें सता रहा है। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो। संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे। बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए और भारत की छवि बनी कि एक सॉफ्ट स्टेट है, कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे। परंतु वो भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं, भारतीय परंपरा ये कहती है कि हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं, तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य भी रखते हैं जिसमें सारे नाग आकर आहुति देंगे। तो हमने यह प्रेरणा ली कि कश्मीर घाटी को लहू लुहान करने वालों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। और आपने देखा कि पहली बार भारत ने इन 8 वर्षों में, अब नाउ द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, अब वो दिन चले गए
मतलब जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ कहावत होती है, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस साल लल्लू खा फाकते उड़ाया करते थे। तो वो कबूतर उड़ने के दिन लद गए और अब वो समय आ गया जब हम प्रबलता प्रखरता के साथ अपनी बात कहते हैं। और समय में कितना बदलाव आया। ये 8 वर्ष, 75 वर्ष के पहले 8 वर्ष हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और इसके बावजूद क्या हुआ, ये पहला मौका है। आप याद करिए, एक दौर था 1990 में, उस समय बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला था, जगमोहन जी गवर्नर थे उनके लिए, कि ये जगमोहन को हटाओ नहीं तो इसको भगमोहन बना देंगे। और हमारी सरकार ने हटा लिया था। और एक ये दौर था जब पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज़्यादा खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं। याद करिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान नेशनल असेंबली में, आप सबको वो वीडियो क्लिपिंग याद होगी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दीजिए शाम तक, वरना 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। ये उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है। यह परिवर्तन आया। फिर कुछ काम ऐसे जो इस अमृत काल को आगे वास्तविकता में चरितार्थ करेंगे, जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे अगर भारत को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विकसित देश बनना है, तो पावर रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद। अब पावर में हमारा 44% पावर कोल से आता है। अब कोयले से अगर हम इतनी भारी मात्रा में एनर्जी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और हम कितनी ऊर्जा ले पाएंगे। तो इस पर सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दे रखा है। देखिए, भारत के 2 छोरों को देखिए, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, वैसे आजकल तो वहाँ पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामान्यतः वहाँ पानी की कमी रहती है, मगर सूर्यदेव बहुत प्रचंड रूप में वहाँ पर अपना प्रबलता दिखाते हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, वहाँ नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पे क्यों ना ड्रेजिंग करके, उसमें गहराई करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए। और जब जल मार्ग से परिवहन होता है तो सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 कॉस्ट आती है और 1/10 पोल्यूशन होता है। और आपने देखा कि 2019 में हल्दिया से लेके और वाराणसी तक पहली बार इनलैंड वाटरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। और जिधर पानी कम गिरता है तो क्यों नहीं सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। सोलर एनर्जी की बात हो सकता है दूसरों ने, किसी ने सोची हो, हम सोलर एनर्जी में इतनी लंबी छलांग लगाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम 300 गीगावाट 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2047 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी से पावर ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र भारत में, दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना। यानी सोलर पावर के वर्ल्ड लीडर के रूप में हम स्थापित होंगे। ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, कल्पना न करने का। योग भारत के लिए तो सभी लोग योग जानते थे, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का प्रस्ताव आया और 173 देशों ने उसका समर्थन किया। ये नहीं, वो द्वितीय प्रस्तावक बने। दे हैव नॉट बिकम द सपोर्टर, दे हैव बिकम द सेकंड स्पॉन्सरर। और ये यूएन की हिस्ट्री में एकमात्र प्रस्ताव है जिसका 173 देश सेकंड प्रपोजर बने। और आज आपने देखा पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। ये पिछली सरकार की कल्पना से परे था। दूसरा उदाहरण, क्यों स्वास्थ्य आता, अगर हम सब योग को अपनाएंगे तो 90% मामलों में हमें, आप कहेंगे इसका इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है, मैं बताता हूं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसमें कितनी बड़ी इकोनॉमी है और कितना बड़ा हमारे मनोविज्ञान और मनोभय, मन के भय का दोहन किया जाता है। और एफडीए ने, जो यूएस का फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी रिसर्च कर रखी है कि हम 50 साल में उसके बराबर नहीं हो सकते। परंतु यदि हम योग का सही ढंग से पालन करें तो हमें 80 से 90% मामलों में जरूरत ही नहीं। आपके इन्वेस्ट किए हुए मिलियंस ऑफ डॉलर आपको मुबारक। ये इकोनॉमी पे असर है। अब दूसरी बात देखिए, हमने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए इस पिछली बार के बजट में एक पूरा प्रस्ताव किया गया। गंगा नदी के दोनों तरफ के क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। और छत्तीसगढ़ हो,
उड़ीसा हो, झारखंड, जहां पर कि ऑर्गेनिक यानी जिसे कहते हैं एकदम वर्जिन लैंड अवेलेबल है, वहां पे उनको उगाया जाए, ये कल्पना किसी ने की होगी। परंतु WHO में एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, यानी उसके हम लीडर बनेंगे, यह कल्पना किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एथेंटिक डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास है। तो अब इन दो मामलों में हम लीडर बनते हैं। हम फिर देखिए, अभी पिछले दिनों में हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई, ताकि भविष्य में क्लीन एनर्जी की दिशा में हम और आगे बढ़ सकें। अब आप आगे आइए, एक और बड़ा परिवर्तन आया। देश की सुरक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक तो सारा विकास बेकार है। पर आपने कभी सोचा कि हमारा देश वो देश था जहां के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना लिया, पर वो मिसाइल नहीं बना सकते थे? ये बताइए, हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक बनाने की हमारी सामर्थ्य आ गई थी, मगर हम असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। यह बात तर्कसंगत लगती है। हम बना नहीं सकते थे, गलत है, हम बनाना नहीं चाहते थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इसमें आत्मनिर्भर नहीं होने दिया, क्योंकि शायद ये रहा होगा कि बहुत सारे आर्म्स एंड एमुनिशन की खरीद चलती रहेगी और उसके साथ जो कुछ चलता है वो भी चलता रहेगा। तो पहली बार हमने अब आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में शुरू किया, और जो भी 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अभी वर्तमान परिस्थिति में माना जाता है कि अगले 20 वर्षों में 5 लाख करोड़ की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री होगी। आज भारत में स्थिति यह है कि असॉल्ट राइफल्स भारत में बनने लगी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, और शायद आप में से कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि असॉल्ट राइफल का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कारखाना ग्वालियर में है, आप ही के राज्य में। और अब ब्रह्मोस मिसाइल हम बना रहे हैं, पहली बार भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आया है। फिलीपींस पहला देश बना है जिसने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर दिया है। यह हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि अब हम उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। और डिफेंस कॉरिडोर 2 राज्यों में बना है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अब ये समझिए कि इस ब्रह्मोस मिसाइल के हिस्से इन दोनों जगहों पे बनेंगे। और मुझे तो कभी कभी लगता है हम तो यूपी के रहने वाले हैं, एक दौर था यूपी में कट्टे बना करते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल बन के एक्सपोर्ट होगी। उसके बाद भी किसी को नजर आए कि वक्त और हालात बदले नहीं हैं, तो मेरे विचार से नज़ारे का नहीं, नज़र का दोष है। अब आप देखिए, इसके बाद आप याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। लोग सोच रहे थे पता नहीं अब कौन सा नोट बंद होने वाला है। पर आप में से बहुतों को ध्यान है कि वो संदेश क्या दिया था। उन्होंने ये बताया था कि लो ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भारत ने प्राप्त कर ली है अंतरिक्ष में, और यह कैपेसिटी प्राप्त करने वाला भारत सिर्फ चौथा देश है। न्यूक्लियर सबमरीन हमने इस समय में बनाई, वह कैपेबिलिटी हमने प्राप्त की, यानी देश की सुरक्षा को पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सुदृढ़ करना, यानी सेना को पूर्ण अधिकार कि जो करना हो करो। हमने बालाकोट भी करके दिखाया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाई, और उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर होंगे। आप में से बहुतों को शायद पता हो 400 ऐसे डिफेंस के उपकरण हैं जिनका की इंपोर्ट सरकार ने बैन कर दिया है कि अब ये भारत में ही बनाने पड़ेंगे, और इससे हजारों करोड़ रुपए का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचता है। तो इसलिए आप ये समझिए कि एक गरीब को शक्तिशाली बनाने से लेकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने तक की एक पूरी प्रक्रिया है। और ये ऐसे ही नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि 25 वर्ष पूरे होंगे तो हम कहाँ पे पहुंचे होंगे। एक OECD कंट्रीज का आप में से नाम सुना हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें शायद अब पहले 40 थे, अब 50 के आसपास कंट्री हैं। उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2048 तक परचेज पावर कैपेसिटी, जो पेइंग पावर कैपेसिटी होती अपने डोमेस्टिक मार्केट में, उसके हिसाब से भारत अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। पेइंग पावर के पैरिटी ये होती है कि जैसे अब ये बोतल है, ये आपको 10 रुपए की मिलती है। अब वो डॉलर के हिसाब से तो कितने की हुई, 12 सेंट की हुई ना। अमेरिका में 12 सेंट की नहीं मिलती है, वहाँ $1 की मिलती है। तो यहाँ ये बोतल 80 रुपए की नहीं मिलती है। तो उसे कहते हैं पेइंग पावर पैरिटी। तो मतलब हर चीज को आप डॉलर से कन्वर्ट करके नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि उस देश में क्या मिलता है। जैसे यहां किसी कोई 80 रुपए में ठीक ठाक नाश्ता करके आ सकता है, पर अमेरिका में $1 में कोई ठीक ठाक नाश्ता नहीं कर सकता।
वहां $4 से $5 चाहिए नाश्ता करने के लिए। तो पेइंग पावर पैरिटी में तो हम आगे हो जाएंगे। अरे ये तो OECD का अनुमान है, आप चिंता मत करिए। अगर इसी दिशा में हम सही रूप में चलते रहे और देश की जनता इसी प्रकार से साथ में रही तो समझिए कि हम सोने की चिड़िया भी बनेंगे और जगत गुरु भी बनेंगे। मगर उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों की कृपा। लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं। तो जब तक कमल खिला रहेगा तो ये OECD के सारे अनुमानों को फेल करते हुए हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हर दृष्टि से हो जाएंगे, सिर्फ पेइंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं होंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम आगे, और हम देखिए सबसे पहले आके डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कहां तक अगले 25 साल में जा सकती है हमने कल्पना नहीं की है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आज से 25 साल पहले चले जाइए, 1996 में, 26 साल पहले। आप में से बहुत लोगों को याद होगा पहली बार ऐसा हुआ कि कंप्यूटर ने शतरंज की बाजी खेली गैरी कास्पारोव के साथ। IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू 1996 में। वो एक शुरुआत थी डिजिटल एरा की, कि मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फर्स्ट इनिशियल स्टेज थी। तब किसी ने नहीं कल्पना की होगी कि 26 साल के अंदर ऐसी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम सबके हाथ में मोबाइल होंगे। मुझे याद है मैं पहली बार अमेरिका गया सन 2000 में, तब हमारी उम्र बहुत कम थी। तो उस समय ये जो नेविगेशन सिस्टम है ना, जो अब गूगल मैप हर फोन पे है, नेविगेशन सिस्टम जिन गाड़ियों में लगा होता, पता उसकी कॉस्ट क्या थी? $4,500, और डॉलर 50-55 रुपए का था, यानी 2.5 लाख रुपए का वो नेविगेशन सिस्टम होता था। और जिन गाड़ियों में लगा होता था बहुत बड़े बड़े लोग ही लगवा पाते थे। तब हम लोग बड़ा आश्चर्य लगता था, तो बताता हुआ चलता है, लेफ्ट जाइए, बाएं जाइए, दाएं जाइए। अब फ्री में सभी के हाथ में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कितनी दूर तक अगले 25 साल में जा सकता है, पूरा एक विजन होना चाहिए। इसलिए डिजिटल इंडिया हो या इंटरनेट के कनेक्शंस में बढ़ोतरी हो या ब्रॉडबैंड के कनेक्शन जो 6 करोड़ थे अब 80 करोड़ हो गए, ये सब इसलिए जरूरी था। या डिजिटल पेमेंट में हम सबसे आगे आते जा रहे हैं कि अगले 25 साल में हम टेक्नोलॉजी में कहां तक पहुंचेंगे, इस बारे में हमें समझने की जरूरत है। जैसा कि अभी जैन साहब कह रहे थे, तो ये भी याद दिलाते हैं 2014 से पहले स्टार्टअप सिर्फ 500 के आसपास थे, अब 70,000 के आसपास है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हम अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बनाने वाली कंपनियों में से, देशों में से एक हो गए हैं। यानी इतनी फास्ट गति से हमारी ग्रोथ हो रही है। और आप यह भी समझिए कि इस परिवर्तन के इस दौर में जब हम इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार मुझे याद है कि एक टीवी डिबेट हो रही थी, तो उसमें यह हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोक दी। तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार महोदया बैठी थी, उन्होंने कहा जी आपको मदद की ज़रूरत होगी, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा जी हम अमेरिका से क्या लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अमेरिका को क्या देते हैं। तो जैसा कि अभी वो बता रहे थे, गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है, इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है, सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है। इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के चीफ हमारे हैं। मैंने कहा आपके यहाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ होता है। मैंने कहा इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहाँ पहुँचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए, और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। और इतना ही नहीं, हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते हैं। जैसा कि अभी मोहित जी कह रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेस का व्यक्ति हूं, तो समाज, राजनीति, आध्यात्म, इस विषय पर तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो बताता हूं कि बिजनेस और आध्यात्म का भी हमारे यहां कैसा कनेक्शन है। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते होंगे पता होगा कि एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, पूरी तरीके से हताश हो गए हो, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है, वहां जाके तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं आया, वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला, और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारंभ की। तो हम बिजनेस के साथ साथ
हम यह भी देते हैं, तभी हमने कहा कि हम सोने की चिड़िया के साथ साथ जगत गुरु भी बनेंगे, यही हमारा भवितव्य है। परंतु इस अमृत काल से पहले हमें यह भी समझना होगा कि अमृत तो बाद में आता है, सागर मंथन में विष पहले आता है। बहुत सारा विष हमारे दिमागों में भरा हुआ है। जो अभी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण कहे, तो पहला प्रण क्या था कि हमें विकसित राष्ट्र बनना। अब छोटी मोटी बात नहीं सोचनी, जिसके विषय मैंने बताया। दूसरा प्रण क्या था, गुलामी की हर चीज को छोड़ना है। और यह बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही। नॉर्मली सरकारें आती हैं, वो कहती हैं हमने इतने नए नियम और बना दिए। हमारी सरकार ने पिछले 8 साल में 1500 से लेकर 1800 पुराने नियम समाप्त कर दिए, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। और कैसे कैसे नियम। एक बार अमित शाह जी ने मुझे बताया कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, तो 1965 के युद्ध के समय क्या होता था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से गुब्बारों के द्वारा कुछ पैम्फलेट्स भारतीय क्षेत्र में छोड़ देता था। उनका कहना था 2001 तक उसकी रिपोर्ट बन के आती थी कि इस हफ्ते कोई गुब्बारा या उसके द्वारा कोई पैम्फलेट भारत के क्षेत्र में नहीं लाया गया, और उसके लिए भी ड्यूटी लगी रहती थी। ये उदाहरण है कि कितने रिडंडेंट यानी कालबाह्य नियम भी थे, उन सबको समाप्त किया। उसके बाद आगे बढ़े तो जो पुरानी चीजें हैं रिडंडेंट हो गई हैं, उनको समाप्त करने की भी जरूरत थी। पर हमारे मन में विष कैसे भरा रहता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं आप ही के क्षेत्र से। यहां अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है। आपने अहिल्याबाई जी का नाम किसके नाम पे पढ़ा? अहिल्या जी के नाम पे पढ़ा। हम सब ने वो कहानी सुनी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। इंद्र ने आकर संपर्क स्थापित कर लिया, इसलिए वो पत्थर बन गई। फिर भगवान राम के द्वारा उनकी मुक्ति हुई। कितना गलत है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, यही दिमाग में भरा हुआ है ना। पर आप में से किसी ने कभी ध्यान दिया कि अहिल्या शब्द और गौतम शब्द और राम शब्द का अर्थ क्या है? अहिल्या का अर्थ होता है जिसे हिलाया ना जा सके। देखिए, ये सब हमारे अंदर की चेतना के द्वंद्व का प्रकटीकरण है। क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं तो केवल एक सामान्य, उसे लिए लीला क्यों कहते हैं, वो एक एक जून के जीवन की घटना हमारे अंदर की चेतना का एक प्रकटीकरण है। मन की वह अवस्था जिसे विचलित नहीं किया जा सके, जिसे जरा भी हिलाया ना जा सके, वह है अहिल्या। जब मन उस अवस्था में पहुंचता है। अहिल्या किसकी पत्नी है? गौतम ऋषि की। तम शब्द का अर्थ क्या है? अंधकार। गौ का अर्थ होता है जाना। जब आप अंधकार के परे चले जाते हैं और ज्ञान के प्रकाश का साक्षात्कार करते हैं, तब चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जिसे विचलित नहीं किया जा सकता। यह गौतम और अहिल्या के पति पत्नी होने का अर्थ है। और इसमें एक और बात है, आपको नहीं पता होगा। यह अंग्रेजी का जो गो शब्द है ना, जिसका मतलब है जाना, वो संस्कृत के गो से निकला है। यही गो शब्द का अर्थ है जाना। गौतम का यही अर्थ है, तम के परे जाना। 10 बार आया है रामचरितमानस में, गो गोचर लग जा मन जाई तो जानो माया भरमाई। मगर हमारे दिमाग में भरा है कि गो अंग्रेजी का शब्द है। हमारे यहां गोचर, ग्रहों की गति को गोचर कहते हैं ना। आज का गोचर, ज्योतिषी से पूछे, कहता आज का गोचर, ये सब गो शब्द जाने से बना है। अब इंद्र कौन है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? बहुत बार हम लोगों ने सुना, खूब हमारे यहाँ कहानियों में है कि जैसे ही कोई एक ऋषि तपस्या करने लगा तो इंद्र ने जो है अपना अप्सराएं भेजकर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि इंद्र का आसन डोलने लगा। इसका क्या अर्थ है? इंद्र शब्द का अर्थ जानते क्या है? आपने ईंधन वर्ड सुना है? फ्यूल के लिए यूज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ईंधन शब्द इंद्रन शब्द का अपभ्रंश है। इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला है। हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो सोर्स एनर्जी है, दैट इज इंद्र। और जब कोई तपस्या करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इंद्र का आसन डोलता है, यानी इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है। तो बाय लॉ ऑफ इनर्शिया इंद्रियां सबसे ज्यादा तेजी से उसके ऊपर इनर्शिया बैक फोर्स मारती हैं। और वो सबसे ज्यादा किस पे मारेंगी? मानसिक रूप से मानेंगे, क्योंकि मन सबसे प्रबल इंद्रिय है। इसीलिए कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि अप्सराओं के नाम क्या? मेनका, जहां पर मन एकाग्र हो, उर्वशी, हृदय को वश में करने वाली। ये सब प्रवृत्तियां हैं जो जाकर हमारे मन पर अटैक करती हैं। तो जैसे ही इंद्रियों की शक्ति, जब आप अंधकार के परे चले गए और उसे विचलित नहीं किया जा सकता था, यदि इंद्रियों की शक्ति के प्रभाव में आ गए तो क्या हुआ? पत्थर का क्या हुआ? चेतना शक्ति का लोप हो गया। आप पदार्थ यानी सांसारिक शक्ति के रूप में रह गए। जो आध्यात्मिक चेतना थी वो चली गई। अब आध्यात्मिक चेतना दोबारा कब मिलेगी? राम शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? हिंदी या संस्कृत में शब्द है
रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता रमना, रमनते इतराम, रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी किसी भी चीज जिस चीज में सेटल्ड होती है उसको रमना कहते हैं। इसीलिए राम शब्द का तात्विक अर्थ है रमनते इतरामा, अर्थात वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटल्ड है। फिर यानी वही डिवाइन एलिमेंट विच बिहोल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, फिर जब उसके साथ दोबारा संपर्क होगा, दैट कॉन्शियस एनर्जी विल रिवाइव और वर्ल्डली एनर्जी विल डिसअपियर। मगर हमारे दिमाग को क्यों, अब ये क्यों